चैप्टर 71 वार्षिक प्रतियोगिता की शुरुआत। पिछले अध्याय में 2 दिनों के बाद अर्नव सेन का बड़ा बेटा देवेन भी अपने प्रशिक्षण से वापस आ गया। वह ग्रीन हिल विलेज नामक जगह पर प्रशिक्षण लेने गया था, जहां केवल मजबूत योद्धाओं को ही प्रवेश दिया जाता था। इसके अलावा वह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर भी पहुंच गया था। दक्ष भी जल्द ही अपने प्रशिक्षण से बाहर आ गया। इसके बाद दक्ष के पिता आदित्य सेन उसे लेने आए और फिर वह दोनों एक साथ वार्षिक प्रतियोगिता की ओर चले गए। वार्षिक प्रतियोगिता सेन परिवार क्षेत्र के बीच स्थित एक मंच पर होना था, जहां बहुत से युवा योद्धा वार्षिक प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जब दक्ष और आदित्य सेन वहां पहुंचे तब अनिमा और दीपंकर सेन सहित बहुत से लोग उन्हें घूरकर देखने लगे। इसके बाद आदित्य सेन ने विजेंद्र सेन से सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। तभी अनिमा ने बीच में आदित्य सेन को जवाब दिया, जिस पर आदित्य सेन ने क्रोधित स्वर में अर्नव सेन और अनिमा को फटकार लगाई। जब अनिमा ने आदित्य सेन की फटकार सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और वह मन ही मन आदित्य सेन को बुरा भला कहने लगी। अनिमा ने अपने मन में आदित्य सेन को कोसते हुए कहा, यह आदमी अभी कुछ समय पहले ही परिवार का मुखिया बना है, लेकिन उसने इस तरह से हमें फटकार लगाने की हिम्मत की। मैं इसे और इसके बेटे को बहुत जल्द इनकी औकात दिखाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इधर आदित्य सेन की बात सुनकर अर्नव सेन का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। अर्नव सेन ने कहा, वह कम से कम तुम्हारे बेकार बेटे से तो कहीं अधिक मजबूत है। वह तुम्हारे बेकार बेटे को एक हाथ से भी हरा सकती है। ये कहते हुए अर्नव सेन अपनी ठंडी नजरों से दक्ष को ही घूरने लगे। पूरा परिवार अनिमा की सराहना करता था, जबकि आदित्य सेन ने आज सबके सामने उसे अपमानित किया था। तो ऐसे में अर्नव सेन कैसे चुप रह सकते थे। इधर इसी समय पर एक लड़की ने आदित्य सेन से अहंकारी स्वर में कहा, अपनी जुबान संभालकर बात करो। सेन परिवार का मुखिया हमारे स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय की नजर में एक छोटा और कमजोर आदमी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे संप्रदाय की मुख्य शिष्या का अपमान करो। जिस लड़की ने अभी ये कहा था वह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय की एक शिष्या थी, जो अनिमा के साथ सेन परिवार में आई थी। ये कहते हुए वह लड़की इस समय अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। उस लड़की ने हल्के नारंगी रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर भी अनिमा की तरह एक निर्दयी भाव था। वह सेन परिवार को एक छोटा और कमजोर परिवार मानती थी। उसे लगता था कि सेन परिवार के किसी सदस्य का सम्मान करना उसके लिए उचित नहीं है। इधर जैसे ही उस लड़की ने बात करना खत्म किया, तभी दक्ष, जो इतने समय से चुप था, उसने भी उस लड़की को जवाब देते हुए कहा, तुम कह रही हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय बहुत मजबूत है, तो फिर आज तुम हमारे इतने कमजोर परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता में हमारे बीच हमारे समान स्तर पर क्यों बैठी हो? जहां तक मैं जानता हूं, मेरे पिता, जो कि परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने तुम्हें कभी भी यहां आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुम यहां बिन बुलाए मेहमान की तरह बेशर्मी से बैठी हुई हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय बहुत बेशर्म है। अब दक्ष से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उस लड़की को उसी की भाषा में जवाब दिया। जब बात बुद्धि की आती थी, तब दक्ष का मुकाबला इन युवाओं में आखिर कौन कर सकता था? आखिर दक्ष के पास 2 जीवन का अनुभव था, जिससे वह ये अच्छे से जानता था कि उसे कब, क्या और कैसे बोलना है। तुम? दक्ष की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन फिर उसने स्वयं को जल्द ही शांत कर लिया और फिर उसने दक्ष की ओर एक ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, 4 पर्वतीय संप्रदाय के कचरे के टुकड़े में भी आखिर अपना बड़ा मुंह खोलने की हिम्मत है। लगता है कि तुम्हारी साधना थोड़ी बढ़ गई है। मैं कचरे का टुकड़ा हूं या नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम मैं तुम जैसा बेशर्म इंसान तो नहीं हूं। कम से कम मुझमें सम्मान और सत्यनिष्ठा की भावना तो है। तुम्हारी तरह मैं किसी परिवार में जाकर उस परिवार के मुखिया का कम से कम अपमान तो नहीं करता। क्या स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के सभी शिष्य तुम्हारी तरह ही होते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय सच में बहुत असाधारण है, दक्ष ने एक मजाकिया लहजे में कहा। दक्ष का जवाब बहुत तेज और व्यंग्यात्मक था, जिससे सभी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। इधर जब दक्ष ने यह कहा, तभी सेन परिवार के एक बुजुर्ग ने दक्ष के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। तुमने स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय को अपमानित करने का साहस कैसे किया? इस समय वह बुजुर्ग बहुत गुस्से में लग रहा था। यह वास्तव में बहुत हास्यास्पद है। यह लड़की सेन परिवार की ना होते हुए भी हमारे बीच खड़ी है और यहाँ खड़े होकर सभी के सामने सेन परिवार के मुखिया का अपमान कर रही है। ऐसे में उसे रोकने और उसे सेन परिवार के क्षेत्र से बाहर निकालने के बजाय सेन परिवार का ही एक बुजुर्ग उसके बचाव में खड़ा हो गया। वाह, ये तो बहुत मजेदार बात है। ये कहने के बाद दक्ष ताली बजाने लगा और फिर उसने आगे कहा, 7वें एल्डर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सेन परिवार के सदस्य हैं या फिर आप स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के एक नौकर हैं? ये कहते हुए दक्ष के शब्द तलवार की तरह तेज और तीखे प्रतीत हो रहे थे, जो बड़ों के गौरव को चकनाचूर कर रहे थे। यह कहते हुए दक्ष की आंखें बेहद दृढ़ थी और उसमें कोई डर नहीं था।
उसने सीधे परिवार के एक बुजुर्ग की निष्ठा पर ही सवाल उठा दिया। इधर दक्ष की ऐसी बातें सुनकर आदित्य सेन भी हैरान रह गए, लेकिन इस समय उन्होंने अपनी हैरानी को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और दक्ष के तर्क को जारी रखते हुए कहा, मेरा बेटा सही कह रहा है। सातवें बुजुर्ग, क्या आप सच में हमारे सेन परिवार के ही सदस्य हैं या नहीं? जब सातवें एल्डर ने आदित्य सेन की ये बात सुनी, तब उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर विजेंद्र सेन ने तुरंत उन्हें शांत किया। इसके बाद विजेंद्र सेन ने आदित्य सेन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, ये मेरी गलती थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब बहुत देर हो रही है, चलिए अब वार्षिक प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। दरअसल विजेंद्र सेन ने अर्नव सेन के साथ पहले ही अपनी योजना बना ली थी। वह ये देखना चाहते थे कि आदित्य सेन कब तक अपने मुखिया के पद पर बने रह सकते थे, इसलिए उन्होंने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। इधर विजेंद्र सेन की इस बात पर आदित्य सेन ने आखिरकार अपना सिर हिलाया और उनका मूड थोड़ा अच्छा हो गया। उन्होंने अपनी आस्तीन को लहराया और फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। इधर आदित्य सेन को देखकर अनिमा ने अपने मन में कहा, मैं ये देखना चाहूंगी कि आप कब तक ऐसे ही गर्व से रह सकते हैं। आदित्य सेन, आप अपने बेटे पर ध्यान दें, उसने मेरे स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के एक कुलीन शिष्य का अपमान किया है, अब उसका भाग्य बर्बाद हो चुका है। वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करें। इधर आदित्य सेन ने अपने सामने मंच की ओर देखते हुए कहा, जिसे लड़ाई के लिए व्यवस्थित किया गया था। सेन परिवार में 500 से अधिक सदस्य थे, जिनमें से लगभग 15 लोग सेन परिवार के युवा पीढ़ी के योद्धा थे। कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो सेन परिवार के स्वर्ण युग से संबंधित थे। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकतर लोग दक्ष को मारना चाहते थे। सेन परिवार में सभी लोग एक परिवार के नहीं थे। सेन परिवार अनेकों छोटे छोटे परिवारों में बंटा हुआ था, जो सभी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। यदि आदित्य सेन ने मुखिया के पद को पहले ही छोड़ दिया होता, तो सेन परिवार अब तक अराजकता में आ चुका होता। लेकिन अब आदित्य सेन के मन में सेन परिवार के लिए कोई भी भावना नहीं थी। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि सेन परिवार का भविष्य क्या होगा। आदित्य सेन एक गहरी भावनात्मक आह भरते हुए खुद से कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं किसी को भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस समय आदित्य सेन को अपने पिता के आखिरी शब्द की याद आ रही थी, जो उन्होंने मरते समय आदित्य सेन से कहा था। वार्षिक प्रतियोगिता दरअसल परिवार के युवाओं के लिए एक परीक्षा थी, जिसमें यह देखा जात था कि उन्होंने इस वर्ष अपनी साधना में कितनी प्रगति की है। इसके साथ ही इससे परिवार को यह भी पता चलता था कि परिवार का भविष्य आखिर कैसा होगा। वार्षिक प्रतियोगिता में युवाओं की ताकत का परीक्षण करने के लिए लड़ाई की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें युवा एक दूसरे से लड़कर अपनी ताकत सिद्ध करते थे। इधर जल्द ही सेन परिवार के दूसरे एल्डर मंच पर चले गए और फिर उन्होंने कहा, वार्षिक प्रतियोगिता का पहला दौर इस प्रकार होगा। इसमें सभी युवा शामिल होंगे और अंतिम बचे 30 सदस्य प्रतियोगिता के अगले दौर में जाएंगे। ये कहने के बाद दूसरे एल्डर मंच से नीचे उतर गए और फिर जल्द ही परिवार के युवा उस मंच पर चले गए। दक्ष ने अपने पिता आदित्य सेन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वह भी उस प्रतियोगिता मंच पर चला गया। क्या अनिमा मुझ पर शुरू से ही ध्यान दे रही है या नहीं? ये सोचते हुए दक्ष अपनी पीठ सीधी किए हुए मंच पर खड़ा हुआ था। मंच पर कुल 76 युवा उपस्थित थे। वह सभी इस समय बहुत ही सतर्क थे, खासकर कमजोर युवा, क्योंकि उन्हें हराना सबसे आसान था। इस समय अनिमा उदासीनता के साथ दृढ़ता से मंच पर खड़ी हुई थी। कोई भी युवा उसे चुनौती देने का साहस नहीं कर रहा था। उनमें कोई भी जो कमजोर था, वह कभी भी अपने से अधिक मजबूत योद्धा को चुनौती देने का साहस कभी भी नहीं करता था और इसमें कोई शक नहीं था कि अनिमा मंच पर उपस्थित सबसे मजबूत योद्धा थी, जिसका मुकाबला शायद ही कोई कर सकता था। जहां तक दक्ष की बात थी, तो इस समय बहुत से युवा उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहे थे, मानो वह किसी कीमती चीज को देख रहे हों। वह सभी दक्ष को कमजोर योद्धा समझ रहे थे। इसके बाद मंच पर जल्द ही उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी कमजोर युवा एक दूसरे से लड़ने लगे। दक्ष इस समय शांति से खड़ा हुआ था और किसी के चुनौती देने का इंतजार कर रहा था। तभी अपने हाथ में भाला लिए एक युवक दक्ष की ओर बढ़ने लगा। इस समय 2-3 युवकों ने अचानक दक्ष को घेर लिया। ये देखकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। दक्ष ये स्पष्ट रूप से जानता था कि ये सभी लोग बहुत कमजोर हैं और उसके लिए उन्हें हराना बहुत आसान है। इस समय उन तीनों में से एक युवक, जिसका नाम अनंत था, उसने कहा, दक्ष भाग जाओ यहां से। अगर तुमने यहां रुकने की हिम्मत की तो हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। अनंत ने थोड़े क्रोधित स्वर में कहा। अनंत सेन परिवार के 7वें एल्डर का बेटा था, जिसे दक्ष ने पहले अपमानित किया था, ये कहकर कि क्या वह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का नौकर है। अनंत 4 महीने पहले ही साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। अपने वर्तमान प्रशिक्षण के चलते शायद वह वर्तमान में साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत सुधांश के समान ही थी। जब अनंत ने यह कहा, तब दक्ष के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। इसके बाद जैसे ही दक्ष ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी वहां एक ठंडी आवाज सुनाई दी, उसे कोई कुछ नहीं करेगा।
वह सिर्फ मेरा है। ये आवाज सुनकर अचानक सभी सेन परिवार के युवाओं की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और सभी सहम गए। इस समय दक्ष ने देखा कि अनिमा लाल वस्त्र पहने हमेशा की तरह ही अहंकारी भाव से दक्ष को घूर रही थी। जाहिर है इस समय जो आवाज आई वह अनिमा की ही थी। इसके बाद अगले ही पल अनंत ने कहा, ठीक है, वैसे भी ये मेरे लिए एक जैसा है। दक्ष को आखिर में अपमानित होना ही है। ये कहने के बाद अनंत वहां से चला गया। अनंत अनिमा के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अनिमा उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसके बाद अनिमा दक्ष के पास चली गई और फिर उसने एक अहंकारी स्वर में कहा, चिंता मत करो, पहले दौर में कोई भी तुम्हें नहीं छुएगा। तुम आसानी से अगले दौर में पहुंच सकते हो। अगर तुम इतनी जल्दी इस वार्षिक प्रतियोगिता में बाहर हो गए तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अनिमा की ये बात सुनकर दक्ष स्तब्ध रह गया। उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अनिमा अपनी पहली पर दक्ष की मदद करेगी और उसे अगले दौर में आसानी से पहुंचने देगी, जिससे अगले ही पल दक्ष के होठों के कोने थोड़े मुड़ गए। वह अनिमा के कहने का तात्पर्य कि उसके जल्दी प्रतियोगिता से बाहर होने पर उसे मजा नहीं आएगा। दक्ष इसका मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। अनिमा को लग रहा था कि अगर पहले दौर में उसने दक्ष की मदद नहीं की तो बहुत सारे योद्धा दक्ष के ऊपर हमला कर देंगे और उनसे लड़ते हुए दक्ष पहले ही दौर में बाहर हो जाएगा और वह दक्ष से अपना बदला नहीं ले पाएगी। यही सोचकर उसने दक्ष की मदद की, जिसके बारे में सोचकर ही दक्ष के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान आ गई।